हेलो 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 एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग मज़े में हैं। आइए करते हैं शुरुआत एक और सेशन की। आज हमको डिस्कस करना है पोलराइजेशन और कुछ बची हुई बातें। आज हम लोग वेव ऑप्टिक्स ख़त्म कर देंगे। छोटा लेक्चर होने वाला है क्योंकि बहुत कम कंटेंट है इस लेक्चर का। लगभग आधे घंटे या 45 मिनट तक जाना चाहिए ये लेक्चर। और सबसे पहले मैं एक सवाल डिस्कस करना चाहूँगा जो मैंने लास्ट सेशन में आपको दिया था रिगार्डिंग डिफ्रैक्शन। सवाल क्या था? मैंने देखो कहा था कि एक सिंपल सा सवाल है और आप लोगों को चैट में आंसर देना है। तो अच्छी बात है, कई लोगों ने सच में इस बात को सीरियसली लिया और प्रॉपरली कैलकुलेट करके तुरंत लेक्चर के अंत में आंसर दिया। लेकिन वो अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ना चाहिए। सबसे एक्सपेक्टेड है कि आप सब लोग अगर कोई टास्क दिया जा रहा है उसको करो, ऑनेस्टली करो। क्या कह रहा है सवाल? लाइट ऑफ वेवलेंथ क्या दे के रखी है? वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम। बहुत बढ़िया। इज इंसिडेंट नॉर्मली इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ स्लिट ऑफ विड्थ। कितनी दे के रखी है स्लिट विड्थ? इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग 24 इंटू 10⁻⁻⁵ फाइंड आउट द एंगुलर पोजिशन ऑफ सेकेंड मिनिमम। सेकेंड मिनिमम मिनिमा की बात चल रही है। सर ये वाईडीएसई है या डिफ्रैक्शन है? बेटा ये डिफ्रैक्शन है। तो डिफ्रैक्शन में क्या रिजल्ट होता था? डिफ्रैक्शन में रिजल्ट होता था ए साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा। ठीक है, ये वाईडीएससी के मैक्सिमा का रिजल्ट था और यहाँ पे मिनिमा का रिजल्ट। तो ये कितना होता है? वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। ए की वैल्यू आपको दे के रखी है 24 इंटू 10⁻⁻⁵ सेंटीमीटर को मैंने कन्वर्ट कर दिया मीटर में। साइन थीटा इक्वल्स टू 2 इंटू लैम्डा। लैम्डा दे के रखा है कितना? 6000 एंगस्ट्रॉम, यानी 6 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻10। तो ये कितना बन गया? 10⁻⁻7। ये बन गया आपके सामने एक्सप्रेशन। तो करते हैं तो सॉल्व। गया, बिल्कुल गया। साइन थीटा कितना आ रहा है? 12/24। सरल सा सवाल था, कोई बड़ी बात नहीं थी सवाल में। 12/24 आंसर आपके सामने आया 1/2। ओके, ये है रिजल्ट। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया, आनंद आ गया। ठीक है, साइन थीटा 1/2। ओके, यानी कि 30 डिग्री। क्या कितना है? 30 डिग्री। यही पूछा था, एंगुलर पोजीशन ही पूछी थी। निकाल लिया हम लोगों ने एंगुलर पोजीशन। ठीक है, एंगुलर पोजीशन पूछी थी, एंगुलर पोजीशन हमने निकाल दी। क्या गया आपके आंसर? चलिए, अब हम बढ़ा रहे हैं बातें आगे। शुरुआत कर रहे हैं रेलेज क्राइटेरिया की। लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों से एक बात डिस्कस करना चाहता हूँ कि जैसे अभी हमारे इसके बाद बचेंगे, के बाद हमारे सामने टास्क होगा एटम्स, न्यूक्लियाई और सेमी कंडक्टर, सॉरी ड्यूअल नेचर। तो ड्यूअल नेचर एटम, न्यूक्लियाई और सेमी कंडक्टर, जिसमें कि कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी ऐड कर लेंगे, है ना? तो ये 1 2 3 4 चैप्टर्स आपके सामने हैं। अब मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। प्रेजेंटली आज क्या तारीख है? टुडे इज 14th 15th। क्या तारीख है आज? क्या डेट है? इज 15th। 17 तारीख है ना? यूज हो गया था थोड़ा सा डेट। तो 15th आज है। जिस पेस पे हम लोग चल रहे हैं उस हिसाब से चलें तो आप ये पकड़िए कि 3 3 3 और 4। तो मतलब कि 9 और 4 13। 13 लेक्चर्स हमको चाहिए, मतलब कि करीबन 2.5 हफ्ते। तो मतलब मंथ एंड तक या फर्स्ट सेकंड थर्ड जनवरी तक हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। एक ये ऑप्शन है ना? 15th है, जिस पेस पे अभी हम लोग चल रहे हैं तो एक्सपेक्टेड है कि मंथ एंड, मतलब मान लीजिए 31st तक हम लोग, 31 दिसंबर तक हम लोग सिलेबस ख़त्म कर दें। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन मैं आपको ये दे रहा हूँ कि विद इन सम गैप्स, एक एक दो दो दिन के गैप में मैं आपको ये चैप्टर्स के वन शॉट प्रोवाइड करवा दूं। लंबे लेक्चर्स, डेफिनेटली 3 4 घंटे के लेक्चर्स एक बार में प्रोवाइड करवा दूं आपको। मैं रिकॉर्ड कर लूँगा एक बार में लंबे लेक्चर,
आप लोगों को मिल जाएंगे। तो वो वन शॉट आप लोगों को अगर मिलते हैं तो हम लोग मान के चलते हैं कि जैसे एक दिन ये आया तो उसके 1-2 दिन बाद ये आ जाएगा। समथिंग अबाउट 1 हफ्ते के अंदर हम लोग हमारा सिलेबस ख़त्म कर सकते हैं। तब एक तरफ 31st है तो दूसरी तरफ आप 21st समझ, ठीक है। ऑन अ रियलिस्टिक नोट बोलूँ तो 21st 22nd तक लोग करने की कोशिश कर सकते हैं। तो अगर जल्दी होगा तो उसका बेनिफिट ये होगा कि हम लोग तुरंत फिर रिवीजन स्टार्ट कर दें, पूरे वन शॉट मैराथन से स्टार्ट कर देंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक से लेके पीछे तक पूरे रिवीजन। तो ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग, यह है मेथड नंबर 1, यह है मेथड नंबर 2, आप किस तरह से अपना सिलेबस चाह रहे हैं। जिस पेस पे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहें, उस हिसाब से यहाँ तक ख़त्म होगा सिलेबस, उसके बाद रिवीजन। और जल्दी अगर करना है ख़त्म, जल्दी शुरू हो जाएगा रिवीजन। आप लोग बताना चैट में, ठीक है। चलिए कंटिन्यू कर रहा हूँ डिस्कशन। रिलेज क्राइटेरिया, देखो होता क्या है कि हर इंस्ट्रूमेंट, हर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की अपनी एक लिमिटेशन होती है। हर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की उद्देश्य क्या होता है। हम लोग जैसे बात करें माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप करना क्या चाहता है, माइक्रोस्कोप छोटी चीज़ों की इमेज बना के आपके आंख को दिखाना चाहता है। टेलीस्कोप क्या करना चाहता है, बहुत दूर पे जो ऑब्जेक्ट है उसकी एक प्रॉपर इमेज बना के आपके रेटिना पे गिराना चाहता है, ये करना चाहता है ना। अब मान लो कि दो बहुत डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत दूरी पे, और वो थोड़ी आसपास हैं। मतलब कि दो डिस्टेंट स्टार्स की बात करूँ, हमसे तो उनकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो एक दूसरे से थोड़ा आसपास हैं, और आप यहाँ से टेलीस्कोप से दोनों को देखना चाह रहे हैं। तो क्या आपका टेलीस्कोप उनकी इंडिविजुअल इमेज बनाने में काबिल है? क्या वो ऐसा कर पा रहा है? और यदि या माइक्रोस्कोप की बात करूं, तो क्या आपका जो माइक्रोस्कोप है वो दो छोटे छोटे डॉट्स मैंने जो बनाए हैं, रेड और येलो, इनको अलग अलग आइडेंटिफाई करने में सक्सेसफुल है? ये एबिलिटी कहलाती है रेजोल्यूशन, ये एबिलिटी कहलाती है रेजोल्यूशन। ओके, तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, रेले नाम के एक साइंटिस्ट थे, रेले नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपना क्राइटेरिया दिया रिजोल्यूशन। क्या कहा जा रहा है, व्हेन अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज इमेज्ड बाय एन ऑप्टिकल सिस्टम विद अ सर्कुलर अपर्चर द इमेज इज एन एरी डिस्क। इन्होंने नाम दिया है इमेज का, एक डिस्क बन रही है, एक सर्कुलर इमेज बन रही है, उसका नाम इन्होंने खुद दे दिया कि ये क्या है, ये एरी डिस्क है। एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज इमेज्ड बाय एन ऑप्टिकल सिस्टम, एक पॉइंट सोर्स है, जैसे ये मान लो ये रहा पीला सोर्स, ये रहा पॉइंट सोर्स, और इसकी आप इमेज बनाना चाह रहे हैं, इस पॉइंट सोर्स को आप लोग देखना चाह रहे हैं किसी किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से। तो ये जिस तरह का शेप बना रहा है उसको क्या कहते हैं इन्होंने, एरी डिस्क कहते हैं, ठीक है। इफ टू पॉइंट्स आर वेरी क्लोज, दो पॉइंट यदि बहुत नजदीक हैं, जैसे मान लो ये है, एक्चुअल में ये जो इमेज हमको दिख रही है ना, इसका जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट होगा वो आप मानो कि इससे 1,00,000 गुना छोटा है। ये इतनी बड़ी इमेज आपको दिख रही है, और इसका जो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है वो 1,00,000 गुना छोटा है। हम लोग माइक्रोस्कोप से इसको देख रहे हैं, हम लोग माइक्रोस्कोप से इसको देख रहे हैं। इस माइक्रोस्कोप से आपने जब इसको देखा, ठीक है, ये मान लो माइक्रोस्कोप से आपने इसको देखा, दिख रहा है, आ गया। माइक्रोस्कोप से जब आप इसको देखोगे तो आपको इतना बड़ा दिख रहा है ये, एक्चुअल में कितना है, एक्चुअल में इतना है, देख भी नहीं सकते उसको नेकेड आई, ये तो फिर भी बहुत बड़ा है, इससे भी 1,000 गुना छोटा कर लो। और ऐसे दो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के पास रखे हुए हैं, तो उनकी जो इमेज बन रही है, जिसको हम लोग एरी डिस्क कह रहे हैं, वो पता है कैसी बन रही है, वो एक दूसरे पे ओवरलैप कर रही हैं ऐसी। मतलब अगर ये एक की इमेज है, अगर ये एक की इमेज है तो ये दूजे की इमेज है, हमको पता नहीं चल रहा कौन सी इमेज किसकी, हमको पता नहीं चल रहा कि कौन सी इमेज किसकी है, हमको पता नहीं चल रहा कि इमेज नंबर 1 कौन है, इमेज नंबर 2 कौन है, ये समस्या है। तो इसके संबंध में ये भाई साहब ने कुछ बताया कि हम लोग इनको कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, आइए ज़रा समझते हैं। देखो, ये क्लियरली रिजॉल्व्ड इमेजेस हैं, क्यों, क्योंकि एक इमेज सेपरेट बनी है, ठीक है, दूसरी सेपरेट बनी है। ये जस्ट रिजॉल्व है कि मतलब अगर इससे नज़दीक अगर इनका इमेज बनती तो आप नहीं देख पाते, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो ओवरलैपिंग हो रही, यहाँ पे तो ओवरलैपिंग हो रही, अनरिजॉल्व, नहीं देख पाएंगे ऐसा।
कुछ नहीं दिखेगा, बर्बाद है इमेज। 2 पॉइंट्स आर जस्ट रिजॉल्व, 2 पॉइंट्स कहलाएंगे जस्ट रिजॉल्व बाय एन ऑप्टिकल सिस्टम when the central maxima of the diffraction pattern due to one falls on the first minimum of the diffraction pattern of the other। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ऐसा है कि जैसे मान लीजिए ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है आपके सामने, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है आपके सामने एक, दिस पॉइंट ऑब्जेक्ट नंबर 1, ठीक है, पॉइंट सोर्स। इसकी आपने इमेज बनाने का प्रयास किया, इसका आपने इमेज बनाने का प्रयास किया, तो इसका जो पैटर्न है, इसका जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो आपने बना दिया ऐसा, इसका पहला मैक्सिमा है एंड सो, ठीक है, ये इसका पहला मैक्सिमा है। अब आपने देखो कंडीशंस क्या बताई हैं, आपने बताई हैं क्लियरली रिजॉल्व, मतलब दोनों के मैक्सिमा अलग अलग लोकेशंस पे हैं। जस्ट रिजॉल्व में क्या हो रहा है, पहले का मैक्सिमा पहले का मिनिमा कहां पे फॉल कर रहा है, दूसरे के मैक्सिमा, और दूसरे का मिनिमा पहले के मैक्सिमा। क्या मतलब है इस बात का, थोड़ा विस्तार में समझाता हूं। जैसे मानो कि ये जो पैटर्न मैंने बनाया है आपके सामने, ये एक पैटर्न है, ठीक है। अब एक दूसरा पैटर्न मैं बना रहा हूं हरे कलर से, ग्रीन कलर से, ठीक, ग्रीन कलर से मैंने पैटर्न बनाया, ये ग्रीन कलर वाले का मैक्सिमा, ठीक है, ग्रीन कलर वाले का मिनिमा, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे जा रहा है ये, ठीक है, ग्रीन वाले का मैक्सिमा, मिनिमा एंड सो ऑन। अब देखो आखिर हो क्या रहा है आखिरकार हो क्या रहा है, पहला वाला जो है ना वाइट वाला, ये वाइट वाले का मैक्सिमा है, ये वाइट वाले का मैक्सिमा है, बिल्कुल है, ग्रीन वाले का मिनिमा है, बिल्कुल है, दोनों एक जगह पे लाई कर रहे हैं, यस लाई। ये वाइट वाले का मिनिमा है, बिल्कुल है, कौन सा मिनिमा, पहला मिनिमा, और ये ग्रीन वाले का मैक्सिमा है, कौन सा मैक्सिमा, पहला मैक्सिमा, दोनों सेम लोकेशन पे लाई कर रहे हैं, बिल्कुल लाई कर रहे हैं, ठीक है। यही तो कंडीशन बोली है कि 2 पॉइंट्स को आप जस्ट रिजॉल्व बोलोगे, 2 पॉइंट्स को आप जस्ट रिजॉल्व कहोगे, कब कहोगे, when the central maxima of one falls on the first minima of second। पता होनी चाहिए, एज इट इज याद होनी चाहिए ये बात, ठीक है, बहुत क्लियरली बोल रहा हूं, ये स्टेटमेंट, ये जो अभी मैंने आपको एनालिसिस बताई है, एज इट इज आपको पता होनी चाहिए। ये पहले वाले का एक का मैक्सिमा, दूसरे का मिनिमम, एक का मैक्सिमा, दूसरे का, अगर मैं व्हाइट वाले को 1 कहूं, अगर मैं ग्रीन वाले को 2 कहूं, तो ये क्या है, यह है सेंट्रल मैक्सिमा 1 का, और यह है फर्स्ट मिनिमा सेकंड का, यह है सेंट्रल मैक्सिमा सेकंड का, यह है फर्स्ट मिनिमा फर्स्ट का, ठीक है, इतनी बात। इसी चित्र को इन लोगों ने हॉरिजॉन्टल बना दिया, जो मैंने ऐसे ऐसे बनाया, उन्होंने ये ऐसे ऐसे बनाया है, बस इतनी सी बात समझ में आती है, इतनी बात चर्चा बढ़ा देते हैं आगे, आराम आराम से चल रहे हैं बिल्कुल। रिजॉल्विंग पावर, रिजॉल्विंग पावर, ओके, क्या होता है भैया रिजॉल्विंग पावर, a large number of images are formed as a consequence of light diffraction from a source। जब लाइट डिफ्रैक्ट होती है तो हमने क्या बात की थी, हमने ये बात की थी कि सर अगर मान लो ये एक सिंगल स्लिट है, ठीक है, लाइट आ रही है, तो जब लाइट आती है बीच में से तो एज इट इज निकल जाती है, लेकिन जब ये कॉर्नर्स पे टकराती है तो उसकी होती है बेंडिंग, है ना, ये बिखरते हैं लाइट के वेवलेट्स, ये बिखरते हैं लाइट के वेवलेट्स, और फिर क्या होता है, और फिर क्या होता है, फिर यहाँ से लाइट ऐसी जाएगी, ऐसी जाएगी, ऐसी जाएगी, ऐसी भी जाएगी, ऐसी भी जाएगी, है ना, हर जगह जाएगी और उसका पैटर्न बनेगा, बिल्कुल बनेगा, हर जगह जाएगी और सामने पैटर्न बनेगा। तो सिर्फ जो है कोई 2 रेज तो मिलती नहीं है, वहां पे अनंत रेज मिलती है। हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि a large number of images are formed as a consequence of light diffraction from a point source if 2 sources are separated such that their central maxima do not overlap। ध्यान से सुनना, if 2 sources are separated such that their central maxima do not overlap, their images can be distinguished and are said to be resolved। क्या बोला हमने कि आपने आपने
दो सोर्स ऐसे रखे हैं कि उनकी जो डिफ्रैक्शन पैटर्न बन रही है, सुन लो ध्यान से, आपने दो सोर्स ऐसे रखे हैं कि उनकी जो डिफ्रैक्शन पैटर्न बन रही है उनके सेंट्रल मैक्सिमा ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, उनके सेंट्रल मैक्सिमा ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, तो जो सिस्टम है उसको आप कहेंगे क्या है, वो है रिजॉल्व्ड। अब रिजॉल्विंग पावर किसी भी इंस्ट्रूमेंट की एबिलिटी होती है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू नेबरिंग पॉइंट्स। आपके पास एक छोटा सा चश्मा हो, एक मैग्नीफाइंग ग्लास हो, एक माइक्रोस्कोप हो या एक टेलीस्कोप हो, कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो, रिजॉल्विंग पावर उसकी क्षमता है, उसकी एबिलिटी है दो छोटे छोटे नेबरिंग पॉइंट्स को डिस्टिंग्विश करने की। ठीक है, एज इट इज स्टेटमेंट्स आपके दिमाग में छपने चाहिए। बार बार मैं लिखता हूँ, कहता हूँ, बोलता रहता हूँ बार बार ये बातें, ताकि आपके दिमाग में प्रिंट हो जाए। ये बातें नीट में भी पूछी जा चुकी और पूछी जाती रहती हैं। नीट, मेंस, सीयूईटी, जितनी एग्जाम्स हैं सबके हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन। चलिए माइक्रोस्कोप की बात करें तो ये क्या कह रहे हैं, माइक्रोस्कोप में हमारा उद्देश्य क्या है, माइक्रोस्कोप में हमारा उद्देश्य है किसी छोटे से पॉइंट की इमेज बनाना बड़ी। ओके, in reference to a microscope the minimum distance between two lines at which they are just distinct, क्या कहा जा रहा है, in reference to a microscope the minimum distance between two points, the minimum distance between two points, point number 1 and point number 2, इन दोनों पॉइंट्स की जस्ट डिस्टिंक्ट इमेज बन पा रही। यदि इससे ज्यादा क्लोज आप ले आए तो भाई साहब इससे ज्यादा क्लोज लाने पे आपको डिस्टिंक्ट इमेज नहीं मिल पाएगी, ओवरलैप कर जाएगी उनकी इमेज। तो ये कहलाती है रिजॉल्विंग लिमिट। और रिजॉल्विंग लिमिट जो होती है, रिजॉल्विंग लिमिट जो होती है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिजॉल्विंग पावर के, या तो मैं कहूं कि ये रेसिप्रोकल होती है रिजॉल्विंग पावर के। इतनी बात जल्दी से हमने कहा कि रिजॉल्विंग पावर जो है, रिजॉल्विंग पावर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिजॉल्विंग लिमिट की। ओके, आपने कहा दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ये मान लीजिए कि आपका ऑब्जेक्टिव लेंस और ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। डायरेक्टली आपको इसका एक्सप्रेशन याद रखना है रिजॉल्विंग लिमिट का, रिजॉल्विंग लिमिट का, रिजॉल्विंग लिमिट का डायरेक्टली एक्सप्रेशन आपको याद रखना है 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाई 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाई 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 म्यू साइन थीटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। कौन, रिजॉल्विंग लिमिट 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 म्यू साइन एज इट इज को लिख लो, एज इट इज इस बात को लिखिए फटाफट। स्पीड थोड़ी बढ़ाते हैं, 18 मिनट जा चुके हैं, तेज रफ्तार में करना है हमको, जल्दी कीजिए। ये लिख लीजिए, इसको लिखने के बाद इसका रेसिप्रोकल कर देना, क्या बन जाएगा, रिजॉल्विंग पावर बन जाएगा। बहुत बेहतरीन। यहाँ पे लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड टू इल्यूमिनेट द ऑब्जेक्ट। म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव। थीटा क्या है, हाफ एंगल ऑफ द कोन, हाफ एंगल ऑफ द कोन। ओके, अच्छा एक और टर्म देख लीजिए, म्यू टाइम्स ऑफ साइन थीटा, ये कहलाता है न्यूमेरिकल एपर्चर ऑफ द, न्यूमेरिकल एपर्चर लिख दो। अब अगर हम टेलीस्कोप की बात करें तो टेलीस्कोप बेसिकली क्या है, क्या करना चाह रहे हैं आप टेलीस्कोप से, टेलीस्कोप से आप दो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की डिस्टिंक्ट इमेज बनाना चाह रहे हैं, दो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट इमेज बनाना चाह रहे हैं। ये आपका पर्पस है टेलीस्कोप से, ये आपका पर्पस है टेलीस्कोप से। ओके, smallest angular separation between two distant objects whose images are separated in the telescope is called the resolving limit, as it is इसका स्टेटमेंट लिखिए। तो आपने कह दिया कि रिजॉल्विंग लिमिट जो है, रिजॉल्विंग लिमिट जो है
रिजॉल्विंग लिमिट जो है वो क्या बन जाएगी, दैट्स गोइंग टू बी, लेट्स कॉल इट एज डी थीटा, थीटा इक्वल्स टू आर्क, इनके बीच का सेपरेशन 1.22 लैम्डा, डी थीटा इक्वल्स टू 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाय ए, और ए जो है वो क्या है, वो एपर्चर है ऑब्जेक्टिव का, एपर्चर है उस लेंस का जो कि ये काम करवा रही है, एपर्चर है वो इसका ऑब्जेक्टिव का, जो ऑब्जेक्टिव का एपर्चर है, ठीक है, लिख दिया इतना, देखो जरा तेज रफ्तार में, काम की बात है, चलिए पढ़ो जरा। द हेल टेलीस्कोप ऑफ माउंट पेलोमर, पेलोमार has a diameter of 200 inch. What is the limiting angle of resolution for 600 नैनोमीटर लाइट? देखो कितनी कितनी आपको लैम्डा दे के रखी है, 600 नैनोमीटर, ओके। डायमीटर कितना दे के रखा हुआ है आपको, ई बोल दो, या तो उसका एपर्चर ए कह देंगे, कितना है ये 200 इंच है, इंच को कन्वर्ट कर लेना सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लेना मीटर में, ये मैंने कन्वर्जन कर दिया मीटर। आपको निकालना है लिमिट, लिमिटिंग एंगल, आपको निकालना है लिमिटिंग एंगल डी थीटा, क्या बन जाएगा डी थीटा 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाई ए, सब्सटीट्यूट करो और आंसर निकालो, तेज रफ्तार में सभी लोग सब्सटीट्यूट करो और आंसर निकालो, सब कुछ देके रखा है 1.22 लैम्डा बाई ए, जल्दी कितना बन रहा है डेटा रखो, 1.22 इंटू, इसको हमने लिख दिया 6 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय क्या बन गया ये दोनों कट गए ना, 5 पॉइंट समथिंग 5.08 मीटर है ना, स्टैंडर्ड यूनिट्स में लेके चल रहे हैं हम लोग, तो आंसर कितना आएगा आपका, ये 1 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, दिस इज गोइंग टू बी 1.2 समथिंग, सो 1.2 इंटू 1.2 1.4, let's take it as 1.44 into 10⁻⁻7 रेडियन। सरल था, आसान था, बस इसी तरह के सवाल बनते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में इसमें जाते नहीं है, नीट में भी अगर सवाल आएगा तो इतने ही डिस्कशन पे से आएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए बातें बढ़ाते हैं आगे। अब हम आ रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार फिनोमिना पे, जो कहलाता है पोलराइजेशन। देखिए समस्या क्या चल रही थी लाइट के बारे में, सबसे बड़ी समस्या ये थी कि लाइट जो है ये आखिर वेव है या पार्टिकल, तीन क्या है इसका समझ में नहीं पड़ रहा था। कई सारी थ्योरीज पार्टिकल नेचर सपोर्ट कर रही थी, कई सारी थ्योरीज वेव नेचर सपोर्ट कर रही थी। अब लाइट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना शो करता है जो बेस्ड है उसकी कंप्लीटली, पूरी तरह से जो दर्शाता है उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर को, इन शॉर्ट वेव नेचर को सपोर्ट कर रहा है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस तरह की वेव होती है, ये एक ट्रांसवर्स वेव होती है। अच्छा क्या होता है भैया इसमें, इसमें जो ऑसिलेशन हो रहा होता है पार्टिकल्स का वो परपेंडिकुलर होता है एनर्जी के प्रोपोगेशन के। अच्छा अब ये जो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह रहे हैं इसमें कौन कौन है सर, एक है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और एक है मैग्नेटिक कंपोनेंट, ठीक है। तो उसके साथ क्या हो रहा है समझते हैं ज़रा, क्या हो रहा है समझते हैं कि क्या हो रहा है। देखो हमने कहा कि एक्सपेरिमेंट्स ऑन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन हैव शोन द लाइट हैज वेव मोशन, मालूम है हमको। These effects do not tell us about the type of wave motion, whether it is longitudinal or transverse. I hope कि हमको longitudinal और transverse के बीच का अंतर पता है। longitudinal waves वो waves होती हैं जिसमें particles जिस डायरेक्शन में वेव चलती है उसी डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे होते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ साउंड आगे जा रहा है तो पार्टिकल उसके पैरेलल ऑसिलेट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये साउंड आगे जा रहा है। लेकिन ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल का ऑसिलेशन परपेंडिकुलर होता है वेव के प्रोपोगेशन के डायरेक्शन।
पार्टिकल का ऑसिलेशन परपेंडिकुलर होता है वेव के प्रोपोगेशन के डायरेक्शन से। और अब हम जिस नेचर ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं वो है उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर, यानी ट्रांसवर्स नेचर शो करेगा ना वो। क्यों? क्योंकि यहां पे हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट ऑफ वेव है, बिल्कुल है, जिसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर्स ऑसिलेट कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। एक मैग्नेटिक कंपोनेंट ऑफ द वेव है, बिल्कुल है, जिसमें मैग्नेटिक कंपोनेंट्स ऑसिलेट कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। ये एक्स डायरेक्शन कह दी, ये वाई डायरेक्शन कह दी, ये जेड डायरेक्शन कह दी। इलेक्ट्रिक वेक्टर्स कहाँ ऑसिलेट कर रहे हैं? इस डायरेक्शन में ऑसिलेट। मैग्नेटिक वेक्टर्स इस डायरेक्शन में, और एनर्जी कहाँ आगे बढ़ रही है? दोनों के ही परपेंडिकुलर आगे बढ़ रहा है। तो ये क्या नेचर दर्शा रहा है? ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये तो ट्रांसवर्स नेचर दर्शा रहा है। पोलराइजेशन इससे कैसे रिलेटेड है, आइए समझते। जब हम बात करें अनपोलराइज लाइट की, जब हम बात करते हैं अनपोलराइज लाइट की, तो अनपोलराइज लाइट में इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक वेक्टर्स होते हैं जो ऑसिलेट कर रहे होते हैं। जब हम बात करते हैं अनपोलराइज लाइट की, तो एक अनपोलराइज लाइट जो मान लीजिए एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, तो उस अनपोलराइज लाइट के लिए क्या होते हैं? उसमें लार्ज नंबर ऑफ वेव्स एमिटेड बाय द एटम ऑफ द लाइट सोर्स। ईच एटम प्रोड्यूस अ वेव ऑफ इट्स ओन which is having electric vector, so all directions of vibration of E are equally probable। मतलब अनपोलराइज लाइट जो कि प्रोपोगेट हो रही है एक्स डायरेक्शन में, अगर लाइट एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो आपने ये कहा कि एक तो इलेक्ट्रिक वेक्टर है, एक मैग्नेटिक वेक्टर है, तो इन दोनों में से कोई आप जो है एक इलेक्ट्रिक वेक्टर पकड़ लो। हमने कह दिया कि चलो ये इलेक्ट्रिक वेक्टर है, जेड डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रहा है, और ये मैग्नेटिक वेक्टर है बी, वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रहा है। तो एनर्जी कहाँ जा रही है? एनर्जी जा रही है एक्स डायरेक्शन, परपेंडिकुलर दोनों के आगे बढ़ रही है। अनपोलराइज लाइट एक ऐसी लाइट है जिसमें दोनों फॉर्म ऑफ वेक्टर्स अवेलेबल है, लेकिन हम लोग हमारे यूज के लिए, हमारी सहायता के लिए दो में से एक वेक्टर को हिंडर करने वाले, रोकने वाले। क्यों? तो हमारा कोई फायदा हो रहा होगा, और ये प्रक्रिया कहलाती है पोलराइजेशन। ये हम भी कर सकते हैं और ये नेचुरली भी होती है। कई मेथड्स होती हैं पोलराइजेशन की, रिफ्लेक्शन के थ्रू कर सकते हैं, रिफ्रैक्शन के थ्रू कर सकते हैं, डिफ्रैक्शन स्कैटरिंग के थ्रू कर सकते हैं पोलराइजेशन। ओके, हमारे सिलेबस में पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन मेन यही है बस। चलिए अब देखिए, हम बात कर रहे हैं पोलराइजेशन की, तो क्या है पोलराइजेशन? द फिनोमेना ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग द वाइब्रेशन ऑफ लाइट यानी इलेक्ट्रिक वेक्टर्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। क्या कहा हमने? वो प्रक्रिया, वो प्रोसेस, वो फिनोमेना, कौन सा फिनोमेना? ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग द वाइब्रेशन ऑफ लाइट। लाइट यानी इलेक्ट्रिक वेक्टर को आप लोग रोकना चाह रहे हैं इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन? जिसमें वो ऑसिलेट कर रहे हैं। ठीक है, लाइट मान लो कि एक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ रही, तो वो जेड या वाई में ऑसिलेट कर रहे होंगे। आप इलेक्ट्रिक वेक्टर के प्रोपोगेशन को रोक रहे हैं, ये प्रक्रिया कहलाती है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। इन पोलराइज लाइट द वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर अकर इन अ प्लेन perpendicular to the direction of propagation of light and are confined to a single direction in the plane। ये बात तो बार बार घूम फिर के एक ही बात आ रही है कि इलेक्ट्रिक वेक्टर जो प्रोपोगेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक वेक्टर जो ऑसिलेट कर रहे हैं, वो प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी के परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रहे हैं, और हम इनका ऑसिलेशन रोकना चाहते हैं, मतलब सिर्फ मैग्नेटिक वेक्टर बचेंगे। तो बात है, बात है। अरे इतनी सी तो बात है जो घूम घूम के आ रही है हमारे सामने। चित्र देखो, चित्र देखो, चित्र में क्या है? चित्र में आपके सामने अनपोलराइज लाइट है, अनपोलराइज लाइट है, मतलब कि आपके पास इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक वेक्टर्स दोनों अवेलेबल हैं। इलेक्ट्रिक
एज वेल एज मैग्नेटिक वेक्टर्स दोनों अवेलेबल हैं अनपोलराइज लाइट। आपने क्या किया, आपने एक मटेरियल लगाया, एक पोलेरॉइड लगाया, उस पोलेरॉइड ने क्या किया, एक वेक्टर को रोक दिया। तो जो बाहर लाइट निकल रही है इसके पास दो में से एक वेक्टर निपट चुका है। पहले ऐसे वेक्टर्स थे जैसे ये मान लो कि ये है और ये है। अब इन दो में से एक ऑसिलेटिंग वेक्टर को, इलेक्ट्रिक वेक्टर को पोलरॉइड रोक देगा और जब बाहर लाइट निकलेगी तो उसके पास सिर्फ एक फॉर्म ऑफ ऑसिलेटिंग वेक्टर है जो कि मैग्नेटिक। तो ये क्या कहलाएगी, दिस इज प्लेन पोलराइज लाइट। और ये जिस प्लेन में पोलराइजेशन हुआ है दिस इज कॉल्ड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या है, मान लो कि जो इंसिडेंट लाइट थी यहाँ, ये पोलरॉइड है, ये मेरा हाथ पोलरॉइड है, इसके पहले अनपोलराइज लाइट है, इसके बाद पोलराइज लाइट है। तो जो पोलराइज लाइट वाला हिस्सा है ना उसमें सिर्फ ऐसे 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 वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर्स हैं, मतलब यहाँ पे बचे हुए। समझना बात को, समझना बात को। ये पेंसिल एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, ये पेन दूसरे वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जो लाइट घुसेगी पोलराइड के अंदर उसके पास ये वाला वेक्टर भी है, ये वाला वेक्टर भी है। अनपोलराइज लाइट के पास ये दोनों ही ऑसिलेटिंग वेक्टर्स हैं। ठीक है, ऐसे लाइट आई लाइट आई लाइट आई और जब लाइट पोलराइड से गुजरी तो ये हट गया, सिर्फ ये है, सिर्फ ये है, सिर्फ ये हटा। कौन, ये हटा। मतलब इसका जो प्लेन था, ये वाला जो प्लेन है इसमें पोलराइजेशन हुआ है, इस प्लेन में पोलराइजेशन हुआ है। तो दिस इज कॉल्ड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। बात जाती है दिमाग में। क्या कहा मैंने ये कहा कि देखो आप लोग ये फाइनली किस डायरेक्शन में आपके पास ऑसिलेटिंग वेक्टर बचे हैं, इस डायरेक्शन में ऑसिलेटिंग वेक्टर बचे हैं, इस डायरेक्शन में ऑसिलेटिंग वेक्टर्स आपके सामने बचे हैं। इस डायरेक्शन में हट गए, इस डायरेक्शन वाले जो थे ना ये परपेंडिकुलर, इस पर्टिकुलर प्लेन के ये हट गए। तो ये देखो सर, इसके हट चुके हैं, ठीक है, इसके हट चुके हैं, ग्रीन प्लेन में बचे हुए हैं। तो जिसमें बचे हुए हैं वो है प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, जिसके हट गए वो है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। इतनी सी बात है। तो कौन है प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, ग्रीन वाला जिसमें अभी भी ऑसिलेट हो रहा है। किसके निपट गए, येलो वाले के निपट गए, तो वो क्या है, वो है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, इतनी बात। चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है गुरु। चलो तो बातें बढ़ाते हैं आगे, चर्चा बढ़ा दी जाए आगे। अब देखिए, अगर हम बात करें मेथड्स ऑफ पोलराइजेशन की तो सबसे सिंपलेस्ट मेथड जो होती है वो होती है रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। एक चित्र हम लोग बना रहे हैं, ब्लैंक पेज ले लेते हैं, एक ब्लैंक पेज, एक ब्लैंक पेज। बात नहीं, पे चर्चा करते हैं। जैसे देखिए ये एक डेंसर मीडियम है, दिस इज अ डेंसर मीडियम, दिस इज अ डेंसर मीडियम, और इसके ऊपर जो है ये एक रेयरर मीडियम। और रेयरर मीडियम में जब लाइट आ रही है तो वो अनपोलराइज लाइट है, मतलब उसके पास एक वेक्टर ये रेड डॉट के अलोंग ऑसिलेट हो रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे, और एक वेक्टर होंगे जो कि कुछ इस लाइन के अलोंग ऑसिलेट हो रहे होंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। चित्र से दिखा देता हूँ फिर से। जैसे ये दो मान लो कि एक पेन ऑसिलेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, पेंसिल ऑसिलेट कर रही है इस डायरेक्शन में, पेन ऑसिलेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, पेंसिल ऑसिलेट कर रही है इस डायरेक्शन में। तो ये दोनों एंटर करते हैं कहाँ पे, एक डेंसर मीडियम। अब डेंसर मीडियम पे जब ये टकराते हैं, डेंसर मीडियम पे जब ये टकराते हैं तो इनका कुछ हिस्सा, लाइट का कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होता है और कुछ हिस्सा रिफ्रैक्ट होता है। कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होता है
कुछ हिस्सा रिफ्रैक्ट होता है। तो जो हिस्सा रिफ्लेक्ट हो गया, जो हिस्सा रिफ्लेक्ट हुआ और जो हिस्सा रिफ्रैक्ट हुआ, रिफ्लेक्टेड हिस्सा 100% प्लेन पोलराइज्ड होता है, रिफ्रैक्टेड हिस्सा पार्शियली पोलराइज्ड होता है। मतलब रिफ्लेक्टेड में एक कंपोनेंट निपट चुका है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट निपट चुका है। आप अगर ध्यान से देखें तो अब आपको सिर्फ ये डॉट्स दिखेंगे, इसमें मैग्नेटिक कंपोनेंट्स ऑसिलेट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है। और ये है रिफ्रैक्टेड वेव। ये क्या है मेरे भाई? ये है रिफ्रैक्टेड वेव, ये पार्शियली पोलराइज्ड है, ये है पार्शियली पोलर। अब हम बात कर रहे हैं ब्रूस्टर्स एंगल की। वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेशल एंगल जिसको हम कहते हैं ब्रूस्टर्स एंगल। ब्रूस्टर्स एंगल पे क्या होता है कि जो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट होती है उनके बीच में बनता है 90 डिग्री का एंगल। ब्रूस्टर्स एंगल क्या है? ब्रूस्टर्स एंगल वो एंगल है, ब्रूस्टर्स एंगल वो एंगल है जिसपे के एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आई लिखा है ना, मैं आई लिखा है मैंने, ये फॉर विच द रिफ्लेक्टेड एंड refracted rays आर एट 90 डिग्री टू ईच अदर। क्या कहा? कि ये वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसपे रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज जो हैं वो एक दूसरे से 90 डिग्री पे होंगी। कितने पे? 90। अब देखो, हमने कहा कि वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसपे ये दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो क्यों ना इसको कहते हैं थीटा पी। थीटा पी, ये थीटा आर है। ठीक है, लगाओ जरा स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ लगाओ, स्नेल्स लॉ लगाओ। क्या कहता है? म्यू वन, म्यू वन को एयर ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, वन लिया मैंने, म्यू वन। म्यू वन को एयर ले लिया, साइन आई इक्वल्स टू म्यू टू साइन आर। देखो, ये आई है, ये आई है, इतना पूरा 90 है, इतना पूरा 90 डिग्री है। ये आई है तो ये भी आई है, तो ये 90 माइनस आई है, और ये फिर से पूरा आई है, ये फिर से पूरा आई है, आई 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 आई, नहीं फिर से पूरा आई है, ये 90 माइनस आई, और ये फिर से 90, ये बन गया आई, 90 माइनस आई, आई। समझ में आती है बात? ज़्यादा कलाकारी तो नहीं हो गई? यहाँ देख लो, छोटा सा चित्र बना देता हूँ यहाँ पे, अगले पेज पे देख लो। क्या बोला मैंने? मैंने बोला कि डेंसर मीडियम है, ये नॉर्मल है, बहुत बढ़िया। ब्रूस्टर एंगल क्या बोला है? ब्रूस्टर एंगल वो एंगल है जिसपे कि आने वाली लाइट ऐसे एंगल पे गिरे ताकि ताकि जो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज हैं उनके बीच में कितना एंगल बने? 90 डिग्री का एंगल बने। सर आप इन दोनों को आई क्यों ले रहे हो? बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, रिफ्लेक्टेड है ये। हम्म
आई आई, ये पूरा 90, ये 90 माइनस आई, ये 90 माइनस आई, ये 90, ये फिर से आई। ठीक है, तो मैं आर को क्या लिख सकता हूँ? आर को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस आई, ये आई है, ये पूरा 90 है, तो आर कितना बन गया? आर इज नथिंग बट 90 माइनस आई। अभी अभी आपने लिखा है कि ये 1 है, म्यू 1, ये म्यू 1 है और ये म्यू 2 है। म्यू 1 टाइम्स ऑफ साइन आई इक्वल्स टू म्यू 2 टाइम्स ऑफ साइन आर, और साइन आर को मैंने लिख दिया 90 माइनस आई, साइन आर को मैंने लिख दिया 90 माइनस आई, तो ये बन गया 1 टाइम्स ऑफ साइन आई इक्वल टू म्यू 2 को म्यू लिख दो, म्यू 2 को म्यू मीडियम लिख दिया हम लोगों ने, टाइम्स ऑफ साइन आर को आपने लिख दिया 90 माइनस आई, साइन आर को आपने लिख दिया क्या? साइन आर को आपने लिख दिया 90 माइनस आई, तो ये कितना बन गया? ये बन गया कॉस आई। साइन आई इक्वल्स टू म्यू टाइम्स ऑफ कॉस आई, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आई। आई लिख दो या थीटा पी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई लिख दो या थीटा पी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन आई इक्वल्स टू म्यू टाइम्स ऑफ साइन आर को कॉस, साइन आर को हमने लिख दिया कॉस आई। ओके, आई को थीटा पी लिख दो। चलिए, द डिग्री ऑफ पोलराइजेशन ऑफ अ polarized light in reflected beam is greatest when the light is incident at the polarizing angle, at the polarizing angle। किस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आपको गिरानी है? पोलराइजिंग एंगल पे, जो कहलाता है ब्रूस्टर्स एंगल। ठीक है, उस समय पे क्या होगा? उस समय पे डिग्री ऑफ पोलराइजेशन मैक्सिमम होगी। ठीक है, चलिए, तो बहुत बढ़िया, ये हमने बात कर ली पोलराइजिंग एंगल की। पोलराइजिंग एंगल की पूरी चर्चा कर ली हम लोगों ने, ब्रूस्टर्स एंगल की। 10 थीटा पी इक्वल्स टू म्यू। ठीक है, चलिए, तो फिर ब्रूस्टर्स एंगल की चर्चा आपके सामने आ चुकी है, बात हम लोग कर चुके हैं। अब डिस्कशन बढ़ा दिया जाए आगे, डिस्कशन बढ़ा दिया जाए आगे। पहले करेंगे एक सवाल। ये ट्राई करो जरा सवाल। रीड दिस क्वेश्चन। फॉर अ गिवन मीडियम द पोलराइजिंग एंगल इज 60 डिग्री, व्हाट विल बी द क्रिटिकल एंगल ऑफ द मीडियम? बढ़िया सवाल है, ट्राई करो, सोचो इसके बारे में। दिस अ नाइस क्वेश्चन। एक मीडियम में पोलराइजिंग एंगल 60 डिग्री देके रखा हुआ है, आपको बात करनी है क्रिटिकल एंगल की। क्या एक्सप्रेशन देखा अभी हम लोगों ने पोलराइजिंग एंगल का? अभी अभी हम लोगों ने देखा कि पोलराइजिंग एंगल जो होता है 10 ऑफ थीटा पी इक्वल्स टू म्यू, तो यहाँ से आप म्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। म्यू बन गया कितना? 1060, और 1060 होता है √3, तो म्यू की वैल्यू आ गई √3। आपको चाहिए क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जिस पे लाइट 90 डिग्री पे इमर्ज करे, यानी साइन थीटा सी इक्वल्स टू 1 बाय म्यू, तो साइन थीटा सी इक्वल टू 1 बाय √3, यानी थीटा सी इज साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय √3। किस किस का यही जवाब था? किस किस ने यही आंसर निकाला था? बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया निकाला अगर आपने, तो अच्छी बात है। अगले सवाल पे आते हैं। ये एक बहुत अच्छा सवाल है, ये मैं चाहूँगा कि आप लोग अभी पॉज करके थोड़ा दिमाग लगाएं इसके बारे में। ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है, मैं चाहता हूँ कि अभी आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं इसके। पढ़ो ज़रा सवाल क्या कहता है। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ ग्लास प्लेट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 एट पोलराइजिंग एंगल, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन? सिंपल सवाल है। लाइट इंसिडेंट की है किस एंगल पे?
लाइट इंसिडेंट की है पोलराइजिंग एंगल पे। क्या होता है पोलराइजिंग एंगल पे? जो रिफ्लेक्टेड और जो रिफ्रैक्टेड लाइट होती है में 90 डिग्री बनता है। ये जानकारी हमको है, ये इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और ये रिफ्रैक्टेड। तो क्यों ना सबसे पहले आई की वैल्यू निकाल दें। 10 ऑफ आई या तो 10 ऑफ थीटा पी इक्वल्स टू म्यू। तो आपने कह दिया कि 10 थीटा पी इक्वल्स टू 1.5। अब हमको तो सर इसकी वैल्यू नहीं पता, आसपास सोचो कुछ। 1.5 सर 10 60 कितना होता है? √3 होता है, √3 1.7 होता है ना? तो 10 60 होता है, √3 की वैल्यू होती है 1.7, 1.713 समथिंग, और ये 1.5 है। तो 60 से थोड़ा छोटा होगा, 55 56 कुछ मान लेते हैं, 56 मान लो। वैसे तो आपको देगा वैल्यू, नहीं दिए तो आप 56 तक मान सकते हैं। थीटा पी आपको मिल गया 56 डिग्री रफली। तो अगर आपको आई मिल गया तो आर को हम लोग क्या लिखते हैं? 90 माइनस आई। ये बेसिकली क्या है? ये आई ही तो है, आप इस एंगल पे इंसिडेंट करवा रहे हो ना, इस एंगल पे इंसिडेंट करवा रहे हो। ये क्या आ गया? ये आपके सामने आ गया 90 माइनस आई। तो 90 माइनस 56 कितना है? नियरली 33 34, रफली 34 डिग्री। ओके, दिस इज द आंसर, to the answer. ओके, ये आ गया आपके सामने से। अब देखो, जो मैंने पूछा था आपसे लेक्चर के शुरुआत में वो ज़रूर बताना। और डीपीपी नंबर 1 से 4 तक आप लोग अब निपटा सकते हैं, कर लीजिए ज़रा तेज रफ्तार में। एनसीईआरटी गो थ्रू कीजिए, ठीक? एनसीईआरटी गो थ्रू कीजिए पूरी, वेव ऑप्टिक्स। चलिए तो मिलते हैं अगले सेशन में एक और नए यूनिट के साथ। तब तक के लिए सभी लोग अपना ध्यान रखिए। ओके टाटा बाय, टेक केयर, थैंक यू।